नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आखिरकार आज 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा और सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से टिकट मिल गया है। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तीसरी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो राजस्थान की पहली लिस्ट में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 64 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। अब सवाल यह है, क्या ये चुनाव 2024 से पहले सेमीफाइनल साबित होगा? क्या राजस्थान की परंपरा बरकरार रहेगी या गहलोत परंपरा बदल पाएंगे? मध्य प्रदेश में क्या होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे कैसा रहेगा? हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता की नाराज़ी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। हमारा इतनी सीटों का अनुमान है जितनी कभी ना मिली हो। कि हम लोग के लीडरशिप कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दों की कमी है क्या? भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी कुशासन है, व्यापम है, पटवारी भर्ती है। कौन सा ऐसा विषय है, रेत खदान का माफिया है, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उनकी आलोचना ना की जा सके? आज 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिसने बलात्कार को, जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को, पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है। उसकी अंतिम तिथि आज इस घोषणा के साथ में सुनिश्चित हो गई है। आगे बढ़े, अपने पैनल पर चले। हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है, क्या सभी चुनावी राज्यों में मोदी का मैजिक चलेगा? क्या मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का असर होगा? क्या राजस्थान की परंपरा बदल पाएंगे गहलोत? क्या भूपेश बघेल लगातार दूसरी बार सत्ता में आएंगे? ये सारे सवाल हैं, लंबा चौड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं। हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है सर, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, लोग इसे टर्म कर रहे हैं कि साहब ये एक सेमीफाइनल है, यहीं से माहौल बनेगा 24 का।
और एक लिटमस टेस्ट भी है विपक्षी दलों के लिए जो एक साथ आए हैं कि वो इन राज्यों में कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर 2024 पर इसका असर पड़ेगा और ये भी बिल्कुल तय है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में हो सकता है कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाए। हाँ। इनमें कांग्रेस जीत रही है। इंडिया गठबंधन के लिए एक शुभ संकेत है। आपने देखा होगा लद्दाख काउंसिल के चुनाव में हाँ। किस तरीके से भाजपा और सत्ता का सुपड़ा साफ हुआ है और लोगों ने कांग्रेस एनसी के पक्ष में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दी है। एक प्रकार से एक तरफा वोटिंग हुई है। ठीक है सर, लोग आज क्योंकि असल में सीडब्ल्यूसी की इंतजार बैठक कर भी रहे थी। हैं 2000 जी हाँ, सीडब्ल्यूसी की बैठक जी, भी थी सर, और आप उसके बाद पूछे। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। जो ओबीसी कार्ड है, कास्ट सेंसस है, देखिए राजस्थान में आज चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन 3 दिन पहले शासन आदेश आ गया कि हम भी कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे बिहार के बाद। तो क्या आपको लगता है जो की है इंडिया के पास या कांग्रेस पार्टी विपक्ष के पास, वो ये कास्ट सेंसस है, ये ओबीसी वाली लड़ाई है, जो आपको लगता है ये मेन इशू होगा इन 5 राज्यों के चुनाव में? देखिए, ये अकेले कास्ट सेंसस का मामला नहीं है। हाँ। ये पूरे सामाजिक आर्थिक न्याय का मामला है। पिछले 9 सालों के अंदर, 9.5 साल के अंदर गरीब और गरीब हो गया। सामान्य व्यक्ति की जेब से पैसा निकला और चंद अमीरों, जिनको अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, वो वर्ल्ड क्लास जो है अमीर बन गए। उनकी दौलत आसमां छूने लग गई। तो लोग अजीज आ गए हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। सामाजिक न्याय को एक तरफा रख दिया गया है। केवल मौखिक संवेदना सामाजिक न्याय के साथ जाहिर की जा रही है। दलित उत्पीड़ित है, महिलाएं उत्पीड़ित है, ठीक है, नौजवान और किसान परेशान है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं एक साथ खड़े हैं। छोटे छोटे व्यापारी अलग परेशान हैं, उन पर जीएसटी, कभी राहुल जी ने उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था, वास्तव में गब्बर सिंह टैक्स के रूप में उन्होंने छोटे व्यापार, छोटे उद्यम को तहस नहस कर दिया नहीं मानते, लेकिन ये सारे आप क्लासेस जो है प्रियंका गांधी जी कांग्रेस हो, के पीछे, राहुल जी, गांधी जी हो, जो भी लीडर्स जी। हैं, सब ने कहा साहब ओबीसी को हक मिलना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा रैली से, कहा 2 ही कास्ट है यहां पर, एक अमीर एक गरीब। तो क्या ये लड़ाई अमीर गरीब या फिर जो कास्ट में सेंसस के द्वारा बांटने की कोशिश की गई है वो लड़ाई है? देखिए, कहने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। ये दो मुहापन है। घबराए हुए प्रधानमंत्री जी ने, तुम्हारे 9.25 साल आपका एजेंडा अमीर 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 रहा, अडानी अंबानी आदि आदि रहे, और अचानक आपको गरीब की याद आ गई। क्योंकि इसलिए गरीब की याद आ गई, हमने कहा कि आप जो है कास्ट सेंस, आज जिस मुकाम पर देश आ गया है, वहाँ जब तक हम कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, हम एक सोशल एक्सरे नहीं करेंगे, सोसाइटी का क्या स्वरूप है, कौन कौन से वंचित वर्ग है, कौन कौन सी, उसके मापदंड क्या होना चाहिए। मापदंड जाति हो सकता है, हमने कहा उसके आधार पर ये देखेंगे कि जो वंचित वर्ग है किन किन क्षेत्रों में वंचित है, सर्विसेज में क्या स्थिति है, दूसरे व्यापार में क्या स्थिति है, और खेती में क्या स्थिति है। ये सब चीजें देखेंगे और देखने के बाद उसी अनुसार क्योंकि आप को बनाने लंबे का समय काम से करेंगे, ये उनके कहना कल्याण बिल्कुल का गलत काम नहीं होगा करेंगे। अब कि उसका seasoned लाभ और veteran politician हैं आप। यदि ओबीसी जी, यदि उसका लाभ ओबीसी को मिल रहा है या पिछड़े वर्ग को ज्यादा मिलेगा तो मिलना चाहिए। जो डिप्राइव्ड क्लासेज हैं उनको मिलना चाहिए। हम ये भी तो कह रहे हैं कि जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसमें पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। पहले तो पोस्टें एबॉलिश कर दी जा रही हैं और फिर ऐसी रिजर्वेशन वाली पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, वैकेंसी हैं, एक सवाल और कहीं भरा नहीं जा रहा है। जी सर,
क्योंकि आप इतने लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं, कई चुनाव आपने देखे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी थी तो लगातार 3 टर्म थी। राजस्थान में अमूमन हर बार मामला बदलता है, पिछले 30 साल का ट्रेंड यही है। इन 5 राज्यों में आप कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं, इंक्लूडिंग मिजोरम और तेलंगाना में? देखिए, हम मिजोरम भी जीतेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से इन्होंने टैकल किया है, मणिपुर की घटना ने मिजोरम की जनता को हिला दिया है, वो कांग्रेस को देख रहे हैं। उसी तरीके से तेलंगाना के अंदर लोग राव से छुटकारा पाना चाहते थे, भाजपा उनको काव की तरीके, काल की तरीके से दिखाई दे रही है, तो वहां कांग्रेस सत्ता में आएगी। और छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। अब राजस्थान की जो स्वास्थ्य गारंटी योजना है, एक मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया। तो मैं समझता हूं आगे सारे मुख्यमंत्री उसका अनुसरण करना चाहेंगे। सर, जो राज्यों में गुटबाजी है, जो हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आप देखिए सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय जी आमने सामने रहते हैं, तो ये गुटबाजी कैसे खत्म होगी? आप देखिए, सब नेतागण जब जिस समय स्थितियां अच्छी आ रही होती हैं तो सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के काम करते हैं। जिनका आपने जिक्र किया, ये सब मिल करके एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में किसान एक तरफ खड़ा हो कहता है बघेल 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 बघेल, किसान कहता है, महिलाएं कहती हैं बघेल 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 करके, कांग्रेस 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 करके। उसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चीट करके इन्होंने हमारी सरकार को गिराया, बहुमत था हमारे पास, हमारी सरकार को गिराया गया, उसके लिए मध्य प्रदेश दंड देना चाहता है भाजपा को। ठीक है, बहुत शुक्रिया देना चाहता है, इसीलिए तो शिवराज सिंह को आगे नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश के सवाल के हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपका। सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे। हमारे साथ जयराम विप्लव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। अनिल यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टूडियो में हमारे साथ है। अभिषेक तिवारी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, और रास बिहारी सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। राज बिहारी सर, आपसे ही शुरू करता हूं। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, अभी तक अगर कोई कहे कि साहब डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, नहीं समझ में आता। तो कुल मिला के क्या ये चुनाव ओबीसी, कास्ट सेंसस, एससी एसटी, अमीर वर्सेस गरीब, यही इशू रहेगा इन 5 राज्यों में, खासतौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का? नहीं, इशू तो इस तरह के नहीं होंगे, मुद्दे तो और दूसरे हैं। दरअसल अभी ठीक है कि जिस तरह से महिला आरक्षण की बात हो रही है, ओबीसी को ज्यादा आरक्षण देने की बात हो रही है, लेकिन चुनाव तो आखिर में आते आते 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पिच पे ही खेलना पड़ेगा, चाहे स्थिति जो भी हो। अगर जैसे कि आप पहले मान रहे थे कि एक तरह का सेमीफाइनल चुनाव है, पुराने रिजल्ट बताते हैं विधानसभा चुनाव के नतीजों के उलट लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे। अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें तो उस पर इन विधानसभा चुनावों का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई देगा। ये चुनाव जो है मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन पर है। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य योजनाओं और उनके प्रदर्शन को लेके है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत थी, लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी ने अपना ग्राफ तेजी से बढ़ाया है। उसने बड़ी तेजी से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, और जिस तरह से माहौल बनाया गया है वहां पर, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा पहला माना जा रहा था, दावे किए जा रहे थे कि भारतीय पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, अब ऐसा नहीं मान सकते। ठीक है, आ रहा हूं। एक बार ओपनिंग कमेंट जयराम विप्लव जी के पास जाना। आ रहा हूं राज बिहारी जी। जयराम जी, अभी हरीश रावत जी थे, वरिष्ठ नेता, आपने सुना उन्होंने कहा साहब 5 जगह कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इश्यूज उन्होंने बताए। ओबीसी फैक्टर पर कांग्रेस बहुत कीन है, खासतौर से इंडिया अलायंस भी बहुत पुश कर रही है। कहा साहब 40% 50% आबादी है, क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप? तो क्या ये वोट बैंक पर इसका असर दिखेगा? और ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्या इसको सेमीफाइनल मान लें लोकसभा के लिए 2024? जयराम विप्लव जी। देखिए, राजनीति में जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो
यहाँ पर हर चुनाव अलग है, हर चुनाव का मिजाज अलग है और जनता अलग अलग पैटर्न पर वोट करती है। इस बात को हर राजनीतिक पंडित मानता है। अगर इनके ही तर्कों को ले लें तो 2018 और 19 के रिजल्ट्स में क्या हुआ था, तो इस बार का जो चुनाव है 23 में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आने वाली है और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही जीत कर आने वाली है। हरीश रावत जी की माने तो उत्तराखंड में भी लोग रावत रावत कर रहे थे और पंजाब में चन्नी चन्नी, फिर क्या हो गया था। तो इसलिए इनको जहां मौका मिला, जब मौका मिला, इन्होंने केवल अपने पारिवारिक न्याय की चिंता की है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इनकी सहयोगी सामाजिक न्याय की पुरोधा बने घूमने वाले नेता हो और उनसे जुड़ी हुई पार्टियां, चाहे राजद हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल। एक लंबी श्रृंखला है, पिता के बाद पुत्र, पत्नी, बेटी, भतीजी, भाई, इसके बाहर कहां आरक्षण लागू कर पाते हैं। लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के नाम पर आए थे, अपने बाद अपनी पत्नी को सीएम बनाया, बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया, एक अन्य यादव नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी बेटी को राज्यसभा ले आए। यही हाल कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी और आजकल राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, इसके बाहर कहाँ है भाई। तो 65-70 वर्षों का जो कार्यकाल कांग्रेस पार्टी को मिला, इसमें उनका दोगला चरित्र सामने आता है। जब उन्होंने ओबीसी वर्ग की चिंता नहीं की, एससी एसटी वर्ग की चिंता नहीं की, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबों को ही हटाते रहे। उनके राज में दलाली इस कदर चरम पर थी, प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे पहुंचते हैं। आज इनको घबराने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि देश में एक ओबीसी, एक गरीब परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री है और पूरे देश भर से जनरल कम्युनिटी के वोट हो या ओबीसी के वोट हो या एससी एसटी के वोट हो, जिस बीजेपी को ये ब्राह्मण बनिया पार्टी का लेबल चिपकाकर अपना वोट वसूलते थे, उस बीजेपी का जनाधार समाज के हर वर्ग में बढ़ा और गरीब की एक नई जाति मोदी जी ने पैदा कर दी है इस देश में, जिसको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं। मोदी जी सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, पॉइंट ले लिया मैंने, सबको लड़ाना चाहती है। ठीक है अनिल जी, 2-3 चीजें हैं जो जयराम जी ने कही। कहा साहब ओबीसी की चिंता मत करिए, ओबीसी खुद प्रधानमंत्री जी हैं। कहा गरीबों की चिंता आपने नहीं करी, और तीसरा परिवारवाद पर आरोप। अनिल यादव जी, देखिए ओबीसी की चिंता हम बिल्कुल नहीं करते। यदि केंद्र में 90 में से 3 जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरीज नहीं होते ओबीसी के, सिर्फ 5% हिस्सेदारी आप दे रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप चिंता मत करिए। अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो आप ये 5% का 0.5% कर देंगे और बाकी सब जो है अपने प्यारे न्यारों को खिला देंगे। हालांकि देखिए, क्योंकि चुनाव की बात हो रही है और आज चुनाव आयोग ने जो तारीखें घोषित करी हैं, ये सिर्फ चुनावी नतीजों की तारीखें नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का अहंकार है उसकी आखिरी तारीख है। ये जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार तमाम राज्यों में फैला रखा है उसकी आखिरी तारीख है। जो नशा है वो नशा उतर जाएगा इन तारीखों को, तो ये उन तारीखों का महत्व इस तरीके से समझिए। जहां तक मैं सुन रहा था इनको, देखिए आपने क्योंकि राष्ट्र चुनाव की बात करी, जो मुद्दे हैं इनका ये नेशनल इश्यूज हैं जिनका कहीं ना कहीं इंपैक्ट राज्य के चुनाव में भी होना जग जाहिर है। आपने जब भारतीय जनता पार्टी के साथी को बोलने का मौका दिया, उन्होंने, उनकी भी कई जगह सरकार है, उन्होंने एक बार भी अपने कार्यों के ऊपर बात नहीं करी। तमाम मोदी जी ने ये किया, अगड़ा पिछड़ा और गरीब और अमीर की बात करते रहे। देखिए आपको मैं सच्चाई बताता हूं, जब हम कहते हैं ना कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है और राजस्थान में रिपीट कर रही है, वो पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूरे देश में सिलेंडर 1100 का मिलता है और राजस्थान में 500 रुपए का मिलता है। एकमात्र कोई मुख्यमंत्री, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहना भी चाहूंगा कि यदि इनका जवाब हो इनके पास तो अपनी बारी में दे दें, कोई मुख्यमंत्री ऐसा बता दे जिसने 5 साल के कार्यकाल में 300 कॉलेजेस बनवा दिए, नए कॉलेज बनवाए हैं। आप अगर बात करेंगे ग्रोथ रेट की, तो नेशनल ग्रोथ रेट से कई ज्यादा आगे है राजस्थान। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो हम लोग पहले भी सरकार में थे, चोरी से इन्होंने हमारी सरकार हटाई, धनबल का बाहुबल का प्रयोग करके सरकार हटाई, और आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का
नाम भ्रष्टाचार का अभिप्राय बन गया है। महाकाल का घोटाला ले लीजिए, व्यापम का घोटाला ले लीजिए, हम लोगों ने 250 घोटालों की लिस्ट बनाई है। कर्नाटक में 40% की सरकार होती थी कमीशन की, यहां 50% की चल रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये जानते हैं, तभी तो 3 जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको बुलाना पड़ा। 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारना पड़ रहा है, 4 सांसदों को चुनाव में उतारना जयराम जी एक पड़ बार रहा है। रिप्लाई कर दीजिए, अगर इतना ही अच्छा काम किया था मध्य प्रदेश में तो वहां उतारने की जरूरत क्यों थी एमपीज को और मिनिस्टर्स को? और आज भी जो लिस्ट आई है राजस्थान की, वहां पर भी एमपीज को उतारा गया। नई स्ट्रेटजी, देखिए नई मजबूरी। रजत जी, सबसे पहले तो थोड़ा इनको इतिहास भी जानना चाहिए। अभी त्रिपुरा के चुनाव हुए थे, हमारी केंद्र सरकार की मंत्री प्रतिमा भौमिक जी वहां से चुनाव लड़ी और चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीती भी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण आश्वस्त है, इसलिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता बड़ा हो या छोटा हर दायित्व हर जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार है। अब इनका पप्पू प्रश्न जो है वो 5% ओबीसी कैबिनेट को लेकर के, उसको जरा मैं पूछ लेता हूं, देख लीजिए क्या हालत है इनकी। भैया उसका कट ऑफ ईयर डेट जरा निकालिए कि कब से आरक्षण लागू हुआ ओबीसी, और उसके बाद आज जो कैबिनेट सचिव स्तर के लोग हैं उनके प्रतिस्थापन का डेट क्या है। दूसरा, 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, ये आंकड़ा जरा प्रस्तुत क्यों नहीं करते कि कितने कैबिनेट सचिव किस वर्ग से हुआ करते थे? तो जब कट ऑफ ईयर ही 90 के जातीय जनगणना कराने में क्या समस्या है मेरे मित्र? तो इस प्रकार के, अरे सुनिए ना भाई, प्रश्न का उत्तर नहीं आता, बीच में चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी जी के लिए यही प्रश्न समस्या है। देश में ओबीसी आरक्षण कब से लागू हुआ और कब से ये सिविल सर्विसेज में लागू हुआ, और आज जो लोग कैबिनेट सचिव स्तर पर बैठे हैं उनकी नियुक्ति का वर्ष क्या है? इतनी साधारण सी बात ना पप्पू जी को समझ में आ रही है। देखिए, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। सुनिए, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए या गृह मंत्री के लिए कोई अपशब्द कहूंगा तो बुरा लगेगा। नहीं, अपनी भाषा सुधारिए, पहले अपनी भाषा सुधारिए। पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए। आपको पता नहीं होगा, मंडल कमीशन का विरोध आप लोगों ने किया था। पहली बार जब ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था तब आप लोगों ने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी। वीपी सिंह सरकार को सहयोग क्यों गिराई थी वीपी सिंह की सरकार? बताइए बात। कांग्रेस पार्टी कहां थी? क्यों समर्थन में आपकी सरकार चल रही थी? आरक्षण जब लागू हो रहा था कांग्रेस पार्टी कहां थी? लागू करने वाली है। वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी। ना तो इंदिरा गांधी ने लागू किया और न उसके बाद राजीव गांधी ने लागू किया। उस पूरे कमीशन पर कुंडली मारकर बैठे रहे आप लोग। अरे अपने अतीत को जानिए। मैं बता देता हूं, आज जितने भी सामाजिक न्याय के पुरोधा बने क्षेत्रीय दल हैं, उन सबको सत्ता में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हुआ है। अरे बीपी सिंह की सरकार में आप थे क्या? आपने तो आपने क्यों समर्थन उठाया भाई? समर्थन क्यों हटाया आपने? आपने जैसे ही उन्होंने मंडल कमीशन की बात कही वो लाए वहां पर पार्लियामेंट में, आपने सरकार गिरा दी। आपको पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? आप मुझे बताइए, मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आपको क्यों परेशानी है पिछड़ों से, दलितों से? आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? बिहार में हो सकती है तो देश में क्यों नहीं हो सकती है? हक देने का काम, सवर्ण गरीबों को हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी होता है। इसीलिए आप बात करें, देश में 6% महंगाई दर थी, राजस्थान में 9%, राजस्थान में 9% की महंगाई, और आप कह रहे हैं हम नंबर 1 राजनीति है। करेंगे। अरे अपराध में नंबर 1, महिलाओं के प्रति अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार की लाल डायरी निकले, उज्जैन में भी वो महिला घूम रही थी, बलात्कार की पीड़ित महिला कई किलोमीटर तक घूमी है। ये मध्य प्रदेश की घटना है। आपके महिलाओं के ऊपर रहने दो। मणिपुर में जो घटना हुई थी वो भी आप करिए। राजस्थान में जो घटना हुई है ना, उनमें से एक घटना पर प्रियंका गांधी का मुंह नहीं खुलता। राहुल गांधी की जुबान सिल जाती है। आ रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। एक बार कपीश जी और अनिल अभिषेक तिवारी जी भी हमारे साथ, एक बार जोड़ ले, वापस आ रहा हूं मैं इस पे। एक बार कपीश जी के पास। कपीश जी, ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, ठीक है, समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां भी आप लोग लड़ रहे हो, एक कॉम्बिनेशन इंडिया अलायंस का भी है। अगर 5 में से मान लीजिए 3 राज्य विपक्ष के पास जाते हैं तो एक इंडिया अलायंस की भी जीत होगी। लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि फॉरवर्डेबल अलायंस नहीं है, पहला। दूसरा, 3-4 इश्यूज होते थे हर चुनाव में। कई बार महंगाई होता था, बेरोजगारी होता था, लोकल इश्यूज होते हैं। लेकिन हो सकता है आप इत्तेफाक रखें, मैं मानता हूं कि ये जो वोटिंग है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, ये वोटिंग कहीं ना कहीं ओबीसी, कास्ट सेंसस या एंटी इनकम्बेंसी, इन्हीं तीनों मुद्दों के इर्द गिर्द होने वाली है। कपीश जी,
नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दें कि मुद्दे में ये सबके साथ साथ जो प्रखर रूप से है, उनका दो मुद्दों का आपने नाम लिया। पहला बेरोजगारी और दूसरा जो चरम सीमा पर महंगाई, और तीसरा आप देखिए तो जो मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार है वो अद्वितीय रूप से सामने आया है। और इसमें कहीं बुराई नहीं है कि इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान जी को फेस नहीं बनाया गया है मुख्यमंत्री रहते हुए भी। तो आप इस प्रश्न को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विप्लव जी को बताना चाहिए कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने अगर अच्छा काम किया था और आप चुन करके आए हैं तो इसके लिए आपको अग्रिम बधाई दे दें। लेकिन आप तो स्वयं उनको अपना फेस नहीं बना रहे, यानी मान ही नहीं रहे कि शिवराज सिंह सरकार ने कोई अच्छा काम भी किया है मध्य प्रदेश के अंदर। इसीलिए आपको बकायदा 2 केंद्रीय मंत्री हैं और बाकी 3 केंद्रीय मंत्री और बाकी जो है सांसद साथ ले जाके लड़ने पड़ रहे हैं। तो आप ये बात सोचिए कि डिमोशन तक कर रही है भारतीय जनता पार्टी की उसके मध्य प्रदेश के अंदर लाज बच जाए, लेकिन लाज नहीं बचे। उसका कारण है कि वहां जनता को लड़ रही है इनसे नहीं। और लेकिन कपीश जी शिवराज सिंह चौहान जी का टिकट तो घोषणा में आ गया है, रिलीज हो गई लिस्ट। कहाँ कब कर देना? नहीं, लिस्ट में घोषणा में नाम आने से क्या होता है? इन्होंने कहा नहीं है कि उनको ये फेस बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो आप ही घोषित कर दें, क्या दिक्कत पड़ी हुई? जयराम जी, कपीश जी का सवाल है, पहला इतना लेट क्यों घोषणा करी? दूसरा, जब सीएम है, इतना काम किया है तो सीएम का चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं? और तीसरा, अगर सब कुछ अच्छा था तो फिर एमपीज और मिनिस्टर्स को क्यों लड़ा रहे हैं? कपीश जी का सवाल। जयराम जी, देखिए, उनके पास जो उनके गठबंधन की राज्य सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वहां के बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। देश में अगस्त महीने में महंगाई दर थी 6.6 और राजस्थान की महंगाई दर रही 8.6। इसी प्रकार जहां 150 करोड़ का गोबर घोटाला कर दिया छत्तीसगढ़ सरकार ने, तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है इनके यहाँ महिला अत्याचार से लेकर भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, जब उस पर बोल नहीं पा रहे। अरे ये सब सतही बातें मत करिए बीच में ना भाई, सुनना, मैंने आपको सुना। चलिए आप रजत जी से बहस कर लीजिए। कपीश मुझे म्यूट करना पड़ेगा, मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो कपीश जी सवाल किया है, आप ही ने सवाल किया ना, मैंने तो कहीं नहीं जोड़ा था। ले लो। आपने ही सवाल किया तो एक बार उसका उत्तर ले लीजिए। जयराम जी, भाग रहे हैं। देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, हम अपने काम को लेकर के ही जनता के बीच में मुद्दों के ऊपर ही चुनाव होंगे, और विकास और देश को आगे ले जाने वाली जो परियोजनाएं हैं, जन कल्याण के जो कार्यक्रम घर घर तक पहुंचे हैं, उसी को आधार बनाकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। और हमारे जो भी चेहरे हैं वो एकदम मजबूत चेहरे हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और 365 दिन काम करने वाले। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार अभिषेक तिवारी जी के पास जाना आता हूं। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, ये के बारे में क्यों जो स्थिति बन रही है, पीसीआर एक बार अभिषेक तिवारी जी को रखिएगा। अपने राज्यों का गुणगान करिए। पीसीआर अभिषेक तिवारी जी के पास जाना है। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी की तरफ से। अभिषेक, ये जीत हार मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगी, ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस इंडिया की है। आप देखिए, बार बार आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी उसमें इंडिया अलायंस चाहती है ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो, इंडिया अलायंस के सभी घटक दल चाहते हैं कि हाँ कास्ट सेंसस किए जाए। तो दोनों तरफ से बात यही है। यहां पे हार 24 का चुनाव खराब कर सकती है अलायंस के लिए, और यहां से जीत एक आपको रनवे दे सकती है 24 के लिए। अभिषेक तिवारी जी, देखिए रजत भाई सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आतंक पूरे देश में, चाहे वो सरकारी एजेंसियां हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे वो विपक्ष के लीडर हो, जो भी इनके खिलाफ बोलने का प्रयास करता है, जो भी जनता के मुद्दों की आवाज उठाता है, उसको डरा करके, धमका करके उसको जेल में डालने का कार्य करेंगे, उसको ऑफर देंगे अपने 2 फ्रंटल एजेंसियों के तहत, ईडी और सीबीआई के तहत। वो इंडिया अलायंस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, मजबूत है, लामबंद है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इंडिया का मतलब समझिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उसमें रिप्रेजेंटेशन है। वहां पे इंडिया अलायंस के डर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई, एक बात तो तय है। दूसरी बात, जहां तक इस 5 राज्यों का चुनाव है, आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़
और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारे जहां तक संगठन की बात है, विधानसभा स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, गांव स्तर तक हमारी संगठन मजबूत है। जो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मॉडल है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे वो बस के अंदर महिलाओं को फ्री बस यात्रा हो, ठीक है, आऊंगा उसी इस मॉडल पॉइंट पे पे कि हम आखिर लोग इससे चुनाव नुकसान लड़ेंगे। किसका होगा। ठीक है, आता हूं अनिल यादव जी के पास जाना है, एक मिनट आ रहा हूं, जयराम जी मुझे आपके पूरी पास। उम्मीद है, आ रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक है, वहां की जनता आम आदमी इससे पार्टी को फर्क मौका क्या देगी। पड़ेगा जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। ठीक है, आ रहा हूं अनिल यादव जी के पास। अनिल जी, ये जो चेहरे वाली लड़ाई है, आप लोग कह रहे हैं साहब शिवराज सिंह चौहान साहब को चेहरा नहीं बनाया जा रहा है, वसुंधरा जी को साइडलाइन किया जा रहा है, क्या ये लड़ाई कांग्रेस में नहीं है, अंदरूनी लड़ाई? भले ही टीएस सिंह देव साहब को डिप्टी सीएम बनाया गया हो। थोड़ी थोड़ी खबरें आती हैं कि दिग्विजय वर्सेस कमलनाथ अभी भी मध्य प्रदेश में है, हालांकि खुल के सामने नहीं आ रहा है। और राजस्थान में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। मैं आपको अंतर बताता हूं। देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। कई बार होता है कि बड़े नेताओं के बीच में किसी न किसी मुद्दे को लेकर अगर आपसी मतभेद होता है तो उसे बैठकर चर्चा करते हैं, राष्ट्र नेतृत्व तक उस बात को बताते हैं और उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात देख लीजिए, वहां पर भी आपने देखा कैसे सॉर्ट आउट हुआ। टीएस देव साहब जब डिप्टी सीएम हो गए, और सेम कहानी राजस्थान में भी है। सबसे बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी में जहां पर जो अंदरूनी कलाएं है, क्योंकि ये दिखाते नहीं है, बाहर नेतृत्व का डर इतना ज्यादा है कि अंदर से बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पार्टी का नुकसान करते हैं। अब अगर राजस्थान की बात करी जाए तो आप हमारे यहां तो दो नाम ले रहे हैं, सचिन पायलट जी का नाम ले रहे हैं, अशोक गहलोत जी का नाम ले रहे हैं। आपने उससे पहले सचिन पायलट साहब की बाइट सुनाई भी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। यही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें जाए तो वहां तो 4-5 खेमे बन गए हैं। जोशी जी का अलग खेमा है, शेखावत साहब का अलग खेमा है, वसुंधरा राजे जी का अलग खेमा है, अमित शाह जी अपने कुछ लोगों को अलग से इंडक्ट करना चाह रहे हैं। तो हकीकत यह है कि ये जो अंतर कला है ये भारतीय जनता पार्टी में है। और देखिए, आपने मुझे पिछली बार मौका दिया, मैंने आपको बताया कि क्यों राजस्थान में गहलोत सरकार दोबारा आ रही है, कांग्रेस की सरकार दोबारा आ रही है। मेरे भारतीय जनता, और देखिए होता भी यही है, क्योंकि आपके माध्यम से हम जनता से कन्वर्सेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी अपने राज्य के, मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार है, कोई ऐसे विशेष काम नहीं गिनवाए। थोड़े से काम तो बता दीजिए। सुन लीजिए बस एक बार, छत्तीसगढ़ में तो सुन लीजिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री एक बार कंप्लीट कर लीजिए, मैं आ रहा हूं, जरा आ रहा हूं, 5 सेकंड में आ रहा हूं। बस 10 सेकंड सुन लीजिए। क्यों सुन ले हम भाई? अब सुन लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको पता चले कि हम क्यों जीत रहे हैं। मेरे बीच में जब आप बोल रहे थे फ्री इलाज हो चुका है, सुन 1 से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चों की शिक्षा फ्री है। 6000 से अधिक रेप जैसी घटनाएं राजस्थान में हुई। और अच्छा, वो महिला जो थी जिसको निर्वस्त्र करके बलात्कार होने के बाद कई किलोमीटर तक दौड़ाया गया, वो कहाँ की घटना है ये बताओ। राजस्थान में पहले इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए, मध्य प्रदेश की घटना है या नहीं है? कुछ नहीं हुआ ना, मध्य प्रदेश की घटना है या नहीं है ये बताइए। ये 6000, अरे आपको नैतिक कार्रवाई हुई, जाकर देख लीजिए। नैतिक आपको थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं है जिनके ऊपर कार्रवाइयां होती है, उन बलात्कारियों के पक्ष में, उन दंगाइयों के पक्ष में हो चाहे राजस्थान हो, वहां पर आपको महिलाओं की बात करने का अधिकार नहीं है। पोस्टें करते हैं। ठीक है, मेरा ये सवाल भी है, घटनाएं हो गई, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है जयराम जी, क्या ये बैकफायर नहीं कर सकता? अरे भाई सुन लीजिए जयराम जी, सवाल तो सुन लीजिए आप ठीक है, आप एक बार मेरा भी सवाल सुनिए ना। आपकी और अनिल जी की बात हमने सुनी। जयराम जी, अरे ये बीच में जयराम जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप बोलते हैं, नहीं कोई बोलेगा, मैं आपके पास हूं, आपसे सवाल करो, आप उत्तर दीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। राज बिहारी जी समझिएगा, आपके पास भी आ रहा हूं। जयराम जी, ये जो लेट डिसीजन या लेट लिस्ट में नाम आना, हालांकि राजनीतिक दल आपका, आप जब चाहिए डिसीजन लिए, तो अपोजिशन बार बार कह रहा है कि आप वसुंधरा राजे जी को इतना साइडलाइन करे हुए हैं राजस्थान में, रमन सिंह जी का प्रोजेक्शन छत्तीसगढ़ में नहीं है, शिवराज जी का पहली लिस्टों में नाम नहीं आया, अब लाइन आया, वो बेचारे बड़े भावुक हो गए, उन्होंने कहा भाई बहनों मुझे याद रखना, पता नहीं मैं वापस आऊं ना आऊं। तो क्या ये लगता है, और उसके बाद एमपीज को, और जिन लोगों को आपने टिकट मध्य प्रदेश में दिया है वो सब सीएम एस्पिरेंट है, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, ये सारे सीएम एस्पिरेंट है। तो क्या कहीं शुरुआती दौर में बीजेपी कोई बैकफुट पे थी, बाद में स्ट्रेटजी चेंज करी और फिर फाइट में आना चाहती थी? अच्छा एक बात बताइए, जो पार्टियां हारने जा रही हैं, जिनको मालूम है कि वो ना 3 में है ना 13 में है, प्रचंड बहुमत भाजपा की आएगी, तो वो ये सब बातें नहीं करेंगे तो और कौन सी बातें करेंगे? जो सवाल पूछा पंजाब का चुनाव एक केस स्टडी है। पंजाब का चुनाव एक केस स्टडी है, आपकी तरफ से जहां पर अरे अनिल जी
रजत जी, अगर आपको इसी प्रकार की डिबेट करवानी है आप तो कंटिन्यू अकेले करिए ना बुला सर, लिया मैंने करिए आपसे और सवाल बहस पूछा है, करिए। आपका ऑडियो जैसे जाएगा, आप आपने- बोलिए। नहीं सुनिए, नहीं ये तरीका नहीं है, बीच में क्यों बोल रही है? कोई नहीं बोला, आपका ऑडियो जा रहा है, आप बोलिए। 15 मिनट तो आपने, अरे क्या जा रहा है, रोज का ये है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी इतनी पसंद है तो अकेले उनसे डिबेट करिए। जयराम जी, मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप जवाब ही ये नहीं देना तरीका चाह रहे नहीं हैं। होता है, आपका ऑडियो जा रहा है, आप बोलिए। ये तरीका नहीं होता है। कोई बिल्कुल, ये तरीका मैंने नहीं होता, ये सवाल ठीक और तरीका जवाब नहीं का है। समय आपको दिया, आप बोलिए। आपके अलावा कोई जवाब ऑडियो नहीं जाएगा, ये देने का मेरी मेरा जिम्मेदारी है, मैंने अधिकार आपसे है, सवाल बीच में पूछा क्यों है। चिल्ला रहे हैं? आप डिस्ट्रैक्ट बीच मत में होइए क्यों ना, आप चिल्ला अपनी रहे बात हैं? रखिए। पंजाब एक केस स्टडी है जहां पर अंतर कला क्या होता है, ये देश की जनता ने देखा। कैसे चन्नी और सिद्धू पाजी के बीच में क्या कांग्रेस पार्टी में हो रहा था। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो गेस्ट हाउस तंत्र में किसने तब्दील किया? पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर और राजस्थान को ये देश की जनता ने देखा है। इनके अंदर जो अंतर कला है उस पर चर्चा नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितना चाहे भ्रम फैलाने की कोशिश कर ले, एक बार ठीक है जयराम जी, मैंने अंतर कला पर आपका ले लिया। अब एक बार मुद्दों को राज बिहारी जी के पास जाना है। राज बिहारी जी, दो तरफ है, अंतर कला दोनों तरफ है। आप देखिए राजस्थान में भी एक सचिन पायलट गुट, एक गहलोत गुट, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, रेस्ट ऑफ बीजेपी। आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान का टिकट डिक्लेयर हुआ, लेकिन इतने सारे बड़े चेहरों को टिकट दिया है कि लोग ये नहीं कह सकते कि साहब ये सरकार अगर रिपीट होती है बीजेपी की तो शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। दूसरी तरफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, हो सकता है दिग्विजय सिंह जी आज कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन वो भी 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने आसानी से इस बार क्यों छोड़ देंगे? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बात पर आपस में सहमति नहीं है तो उसमें सहमति बनाई जाती है, लेकिन कांग्रेस में तो लगातार इस तरह का विवाद खड़े होने के बाद पार्टी छोड़ने की नौबत आई है। आप देखें कई राज्यों में हालत हुआ है। पंजाब में क्या हुआ, उनके मुख्यमंत्री को छोड़ना पड़ा। राजस्थान में क्या हो रहा है, लगातार सचिन पायलट और गहलोत भिड़े हुए, अब भी भिड़े हुए हैं। मंत्री ही गहलोत सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। और बात देखिए क्या है कि जनता पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लड़ाई है, ठीक है, मतभेद हो सकते हैं लेकिन लड़ाई नहीं है। और ये काम तो मीडिया का भी सामने लाने का है। अगर मीडिया नहीं ला रहा तो मीडिया का भी असफलता है। भाई जो भी पार्टी में अंदरूनी खींचतान चल रही है वो क्यों नहीं बाहर आ पा रही है। ये जरूर है कि अब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में और अमित शाह जब पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने इस बात पे एक रोक लगाई कि पार्टी में जो भी आपस में मतभेद हो या एक बात पे सलाह, एक किसी में सहमति ना बनती हो, वो बातें असहमति के स्वर बाहर ना जाए, और उसमें वो खड़े साबित हुए हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो पार्टी में उन्होंने एक अनुशासन तो लेकर आए हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं लगातार कई राज्यों में अब भी चल रहा है, जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं है, न सरकार बनाने की स्थिति में, न सीट जीतने की स्थिति में, वहां तो कांग्रेस में लगातार विवाद की स्थिति रही है। ठीक है, आ रहा हूं अनिल जी, 1 मिनट आप एक बार कपिल जी के पास। कपिल जी, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं है। अभी तक हम देख रहे थे इंडिया अलायंस है, लेकिन जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी भी अगर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी, भले ही इंडिया अलायंस कह रही कि नहीं साहब ये जो भी बातचीत है वो लोकसभा की है, इससे इंडिया अलायंस या जो मुख्य विपक्षी पार्टी है क्या उसको नुकसान नहीं होगा अगर आप समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, उन राज्यों में जहां कांग्रेस भी लड़ रही है चुनाव? देखिए सबसे पहली चीज ये है कि सहजता तो इसी बात में है कि सब मिलकर के चुनाव लड़े, क्योंकि अब हम टीम इंडिया हैं तो भाई जनता भी और आप सारे हमारे मीडिया के पत्रकार भी इसी बात को सोचेंगे कि जो केंद्र में जब आपकी है तो राज्यों में भी जो चुनाव हो रहे हों। लेकिन ये हकीकत है कि हमने जो पैक्ट किया है वो केंद्र के, राज्य के अंदर राज्य सरकारों से संविधान को खतरा नहीं उत्पन्न है, खतरा जो है वो मोदी सरकार से उत्पन्न है सिर्फ। और आप ये देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्याय निर्णय के अंदर जो टिप्पणियां की गई हैं वो कितनी अगेंस्ट है, और यहाँ तक कि संवैधानिक पीठ की ऑर्डर को चेंज करने के लिए 2-2 ऑर्डिनेंस लेकर के आना पड़ा महाराज। ये आपके सामने है
कि भारत के अंदर जो देश के अंदर ये संविधान को खतरा उत्पन्न हो गया, लोगों को खतरा उत्पन्न कर दिया, जातियों को धर्म से लड़ा रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोगों को उबार पाना है। अब जहां तक रह गया ये 5 राज्यों का चुनाव, देखिए अभी ये घोषित हुआ है लेकिन अभी टिकट्स नहीं घोषित हुए और वो पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया मिलके खेले, चाहे आइदर करे चाहे अदर से करे, लेकिन खेलेगी डिबलिंग एक साथ ही करेगी और आपको उसका परिणाम भी दिखाई देगा। ये 5 के 5 राज्य पूरी इसी में जोड़ लेते हैं अभिषेक तिवारी जी को। अभिषेक जी, सेम सवाल आपसे ही है। आप कह रहे हैं साहब तीनों राज्यों में प्रचार करेंगे, तो जो आपका प्रचार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो तो इंडिया ब्लॉक के खिलाफ ही प्रचार है। नहीं रजत भाई, खिलाफ की बात नहीं है। हमारा जो अलायंस इंडिया का हुआ है, जो पैक्ट हुआ है, वो केंद्र के लिए हुआ है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आतंक है, जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता के सामने लेकर के जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी एक बार। और जहां तक इंडिया के साथ लड़ने की बात है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ठीक है, अनिल जी के पास। अनिल जी, ये फिर मैं उसी टॉपिक पे आता हूं। क्या एक पुश है कि भाई 40-45% ओबीसीज, एक लार्जर चंक ऑफ SC ST ट्राइबल्स माइनॉरिटी, कुल मिलाकर 50 से 60% या कहीं कहीं पर 70% भी, क्या उस चंक पर कांग्रेस पार्टी की नजर है? कहीं पर 80% भी है। बिल्कुल है। जो जातीय जनगणना हुई है वहां 80% भी है। मुझे समझ नहीं आता कि जब पिछड़े और दलितों की बात आती है तो लोग ये नंबर कम करने में क्यों लग जाते हैं। देखिए, बात राजनीति की नहीं है, बात है अधिकार की। हम यही तो चाह रहे हैं कि जब 100 में 80 हम लोग हैं और जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो हमें 10% भी नहीं मिल रहा है, 5% भी नहीं मिल रहा है, और हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा कि भाई वहां पर पूछा कि कितने पत्रकार हैं जो ओबीसी से आते हैं या SC से आते हैं, वहां कोई भी नहीं था। पूछा, अलग अलग समुदाय के नाम लिए उन्होंने कि भाई कितने हैं, नहीं पता चला वहां पर, क्योंकि है ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं रहा। जो हजारों साल से जो शोषण हुआ है, ये तो लड़ाई उसके खिलाफ है। अब ये कहते हैं कि नहीं जी, दो कम्युनिटी है, अमीर और गरीब। आप मुझे बताइए, अमीर और गरीब दो कम्युनिटी कैसे हो जाएंगे भाई? कभी किसी गरीब ब्राह्मण को आपने सुना है कि मूंछ रखने पे मार दिया गया हो? कभी सुना है कि गरीब ब्राह्मण को घोड़ी से नीचे उतार दिया गया हो? आप मुझे बताइए। नहीं ना। इसका कारण यह है कि जाति वालों के साथ यह होता है। आपको कभी किसी की दलित को आपको मूंछ रखने पे पीट दिया जाता है, कभी घोड़ी चढ़ने पे पीट दिया जाता है, कभी उसको बाल कलर करवाने पे पीट दिया जाता है। तमाम तरह की घटनाएं हैं और आज हम अपने अधिकार की तो बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जैसे ही जातीय जनगणना इंडिया सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम जातीय जनगणना का होगा और जिसका जितना अधिकार है उसको दे दिया जाएगा। और जब बिहार की सरकार कर सकती है तो भाई मोदी जी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आप इससे जातिवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, मेजॉरिटिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे? मैं ये कह रहा हूं राकेश जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 10 साल में मोदी जी की सरकार थी, धीरे धीरे करके चलिए। ठीक है, आप कहते हैं कि पहले नहीं हुआ, आपकी 10 साल की सरकार थी, आपको पिछड़ों ने सबसे ज्यादा वोट दिया और जब 10 साल के बाद आकलन हो रहा है तो सबसे ज्यादा ठगे हुए पिछड़े और दलित हैं। तो 10 साल में आप थोड़ा थोड़ा भी कोशिश करते, मैं कह रहा हूं पूरा नहीं आ पाता, आधे आ जाते। हमारी 80% आबादी है, अगर हमें 50% भी नेतृत्व मिल जाता तो हम मान लेते कि मोदी जी ने पिछड़ों के लिए काम किया है। ठीक है जयराम जी, ये हालांकि ये जो पंच लाइन थी, डायलॉग था जयराम जी, 80-20 वाला डायलॉग था। अब अनिल जी कह रहे हैं साहब आप 70 तक क्यों रोक रहे हैं, 80 तो हम ही लोग हैं, क्यों नहीं उनकी बात करें? तो क्या ऐसा तो नहीं है चुनाव उसी तरफ मुड़ जाए? नहीं, बात करें ना, वो हम में राहुल गांधी कहां खड़े हैं ये सवाल है। अगर अनिल जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी बना दे इंडिया गठबंधन का, तो उनकी सही मंशा दिखाई पड़ेगी ना कि हाँ चलिए ओबीसी को बढ़ाना चाहते हैं। इस 70 वर्षों तक इनका शासन रहा, रिपोर्ट कार्ड ये देना, आज अचानक ओबीसी SC ST की याद आ गई। जब देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, जब देश की राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, इसीलिए कांग्रेस के ऊपर ये कहावत सटीक है, 70 चूहे खा करके बिल्ली चलिए हज करने। बस अब 10 सेकंड उसका और आज अब बीच में मत बोलिए भाई, देखिए यही परेशानी। जवाब ले लीजिए फिर आप बोल लीजिए। अनिल जी एक मिनट, जयराम जी आप कंप्लीट करिए। जयराम जी आप कंप्लीट करिए। जयराम जी कंप्लीट नहीं, ये तरीका नहीं ठीक है रजत जी। ना ठीक है, छोड़िए, मजाक बना दिया आप लोगों ने। जयराम जी आप कंप्लीट करिए ना। पिछड़ों का जवाब देने के लिए नहीं है, इसीलिए बौखलाहट है। ठीक है, डिबेट कराया करिए भाई। ठीक है, मुझे लगता है ये जयराम जी का अपना फैसला होगा। मैंने पूरा मौका उनको दिया बोलने के लिए, लेकिन वो असहजता थी उनकी बोलने में। मैं 10 सेकंड बोलना चाहता हूं।
मैं 10 सेकंड का समय चाहता हूं राकेश जी आपके आगे। आ रहा हूं अनिल जी, आ रहा हूं। देखिए जयराम जी बड़े नाराज हो गए, आपने उनको बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो ठीक है। अनिल जी बार बार इस तरीके की बातचीत होती है कि साहब आप इस वक्त चुनाव के समय में, जब 5 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा के चुनाव सामने हैं, तो आप क्यों बार बार ओबीसी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं? इस तो जातिवाद को ही बढ़ावा देगा। देखिए जातिवाद फिर वही बात आ गई है। मैं कह रहा हूं यदि कोई भी काम इस डायरेक्शन में हुआ होता तो ये मुद्दा बचता ही नहीं। इन्होंने मुद्दा बनने दिया ना। आज राहुल जी ने जब पार्लियामेंट में बोला तो आंकड़ों के साथ बोला ना। 90 में से जब 3 सेक्रेटरी होंगे ओबीसी के और आबादी है 80%, 60% आबादी है, दलित को मिला ले तो 80% है, तो अब निश्चित तौर पर सवाल तो उठेगा। अब इनको परेशानी क्या है? परेशानी ये है, ये चाहते हैं कि ये अपनी मनमर्जी करें और पिछड़े और दलितों के फेवर में राहुल गांधी जी ना बात करें। ऐसा होने वाला नहीं है। हम पूरी बात भी करेंगे और अधिकार के लिए लड़ाई भी करेंगे। अभी कह रहे थे कि भाई हमने जो है आदिवासी समाज से राष्ट्रपति दी। आप देखिए इससे ज्यादा अपमान किसी राष्ट्रपति का नहीं हुआ कि वहां पर नया संसद भवन बना। ठीक है, पहला प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है, उनको उद्घाटन में बुलाया नहीं गया, शिलान्यास में कोविंद जी को नहीं बुलाया गया था। तो इनका जातिवादी चेहरा तो पहले से सामने है। आज बौखलाहट इसलिए है कि आज तक खुल के इस तरीके से किसी नेता ने इसके ऊपर बात नहीं करी। आज बात भी हो रही है, चर्चा हो रही है, इनकी मजबूरी है जवाब देना। अब बताइए, ये इतिहास की बात कर रहे थे, मंडल कमीशन में आपको याद नहीं है जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की बात करी थी तो बीजेपी छोड़ के चली गई थी। के पास जा रहा है अभिषेक जी, आप कह रहे हैं कि नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अनिल जी सामने बैठे, आम आदमी पार्टी जो प्रचार करेगी राजस्थान में, वो वसुंधरा राजे और बीजेपी के खिलाफ तो प्रचार होगा नहीं। वो प्रचार तो सीधे सीधे वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ होगा और वही छत्तीसगढ़ में होगा। तो फिर बाद में एक साथ कैसे बैठ पाएंगे जब आज सामने सामने लड़ाई करने को तैयार है? रजत भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाग गए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है, उनकी ये नेचर है कि जब वो सवालों का जवाब नहीं दे पाते, जब जनता सवाल पूछती, इसी तरीके से वो भाग जाते हैं या तो आपको खुद को प्रताड़ित करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां तक चुनाव की बात है, आम आदमी पार्टी का अपना एक एजेंडा, अरविंद केजरीवाल का अपना एक मॉडल है, अरविंद केजरीवाल की अपनी गारंटी है। वहां जनता के बीच में जाएंगे, वहां की जनता भी ये कह रही है अगर दिल्ली के अंदर बिजली फ्री मिल सकती है तो हमें भी मिलना चाहिए। वहां की जनता ये कह रही है अगर वहां के दिल्ली के इतना अच्छा एजुकेशन मॉडल हो सकता है तो यहाँ का भी होना चाहिए। वहां की जनता कह रही है अगर वहां के अंदर दिल्ली के अंदर इतना अच्छा फास्ट मॉडल हो सकता है तो यहाँ भी होना चाहिए। वहां की महिलाएं कह रही है अगर वहां पे बस फ्री हो सकता है हमारे लिए भी हो सकता है। वहां के बुजुर्ग कह रहे हैं कि अगर वहां पे तीर्थ यात्रा हो सकता है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ बात आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है वहां की जनता मुद्दों को समर्थन देगी और आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है मौका मिलेगा। नहीं, आप बात अपनी ठीक करें। राजनीतिक दल की हैसियत से आप ये बात कह सकते हैं कि जो काम आपने दिल्ली पंजाब में किया, लड़ तो कांग्रेस के ही खिलाफ रहेंगे आप राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। नहीं, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है। वो भी राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। वो अपना मुद्दे बताएंगे, उन्होंने जो पिछले सालों में काम किया वो जनता के बीच में जाएंगे। हमारा जो मॉडल है हम उसको लेकर के जाएंगे। एक नई ऊर्जा के साथ, नए जुनून के साथ, नए उमंग के साथ आम आदमी पार्टी 3 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। वो उस मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, 2024 में हम लोग लामबंद होकर के 135 करोड़ लोग इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को धूल चढ़ाने का कार्य करेंगे और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और उसके लिए तैयारी जारी है। ठीक है, एक बार कपिल जी के पास। कपिल जी, ये बात थोड़ी कम समझ में आती है जब आप लोग कहते हैं नहीं साहब राज्यों में लड़ लेने दीजिए, लोकसभा में साथ बैठ जाएंगे। इंडिया अलायंस एक साथ बैठक करेगा, ओबीसी के मुद्दे पे साथ रहेगा, मोदी की खिलाफत पे साथ रहेगा और उसके बाद चुनाव भी एक दूसरे से लड़ लेंगे आप। तो मतलब ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी की पराकाष्ठा है कि हम आपका विरोध भी करें, आपके खिलाफ चुनाव भी लड़े, आपको हरवाने का भी काम कर दें। देखिए, जब से टीम इंडिया बनी है तब से एक दूसरे के साथ हम नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग साथ साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी अगर जीत करके आता है, आप ये मान लीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है या कांग्रेस जीतती है तो टीम इंडिया ही तो जीत रही। और अगर कहीं कोई विधायक कम पड़ेगा किसी में तो इंडिया का ही तो विधायक इंडिया को सपोर्ट करेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो इस चीज को दूसरे तरीके से लीजिए, बहुत सहजता से लीजिए, क्योंकि जो भी पार्टियां बनी हैं वो निश्चित तौर पे अपनी जड़ें जो है वो मजबूत करने का काम तो प्रदेशों में करेंगी और ये सबका राइट है, संवैधानिक राइट है। हमारा जो गठबंधन बना है वो सांसदीय इलेक्शन के लिए बना है। लेकिन ठीक बात है, अगर हम एक साथ ही लड़ें, कुछ सीटों पे मैनेजमेंट हो जाए, सीटों का तालमेल हो जाए तो और अच्छी बात है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है अनिल जी, क्या आप ओपन है? कपिल जी भी ये बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो नहीं कह रही है, लेकिन क्या ये ओपन है? क्योंकि अभी तक सीट्स कांग्रेस पार्टी ने भी डिक्लेयर नहीं करी है।
कि अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है जहां इंडिया अलायंस के कुछ दल को एडजस्टमेंट करना पड़े इन राज्यों में, तो क्या कांग्रेस पार्टी ओपन है इसके लिए? देखिए, जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, मुझे लगता है ना तो कपीश जी और ना ही मेरे कहने से वो डिसाइड होगा। उसको इनका भी राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा और हमारा भी राष्ट्रीय नेतृत्व। और मुझे लगता है कि आपसी जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छा है इंडिया गठबंधन में, और बैठ के इस पर चर्चा हो सकती है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व इनका और हमारा डिसाइड करेगा उसकी हम आपको सूचना भी दे देंगे और उसके साथ जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और अच्छी बात ये रही कि आम आदमी पार्टी ने भी यही बात कही, और ये इस बात से मैं सहमत हूं कि जो चुनाव है वो मुद्दों पर होना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों पर होना चाहिए। पिछली 1 घंटे की डिबेट में आपने कितनी कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछने की कि भाई मध्य प्रदेश में आपकी 4 बार की सरकार है, 4 बार बहुत मायने रखता है कि आप 4 काम तो गिनवा दीजिए। एक भी बार काम नहीं गिनवाया। कभी मुझे अपशब्द कहे, कभी आपको अपशब्द कहे, और फिर अंत में भाग गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, जिससे ये जनता को अब पहचान में भी आ रहा है। और जैसे यहां डिबेट से भागे हैं ना, ऐसे ही राज्यों से भागने वाले हैं ये। ठीक है, आ रहा हूं एक बार अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, ये जो चुनाव है, क्या इसको देखा जाए कि एक रनवे है 24 के लिए? जो परिणाम होंगे, हालांकि जो पिछली बार परिणाम थे उसका रिफ्लेक्शन लोकसभा पे नहीं था, लेकिन इस बार लोग बार बार क्यों कह रहे हैं कि साहब ये सेमीफाइनल है, इसका रिजल्ट 24 की परछाई? देश की जनता 140 करोड़ लोग उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी का मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का। आप ये बात समझिए कि ये 5 राज्यों का चुनाव है। एक चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये लिख लीजिएगा, 5 के 5 राज्यों पे भारतीय जनता पार्टी की सफाया तय है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, जिस तरीके पे वहां की सरकारी एजेंसियों को यूज करके खरीद फरोख्त करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और चोर के रास्ते से वहां सरकार बनाए, पिछले 21 सालों से वहां सरकार है। वहां के जो नए वोटर हैं, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। कोशिश यही थी आज कि समझे ये जो 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई है, ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे देख रही हैं इसको, तैयारी क्या क्या है, चेहरे कौन कौन से हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे अपडेट्स भी आएगा और जो बहस है वो और रोचक हो जाएगी, क्योंकि ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें कई सारी चीजें हैं, चाहे वो ओबीसी फैक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन फैक्टर हो, चाहे वो कास्ट सेंसस का फैक्टर हो, महिलाओं का फैक्टर हो, और फैक्टर 2024 का भी है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।